रहे हैं, लोग को लुभावन वादे कर रहे हैं और इसके जरिए जनता को लुभाने में लगे हैं। एक दूसरे पर वार पलटवार भी हो रहा है। चुनावी जनसभाओं में परिवारवाद का मुद्दा भी जमकर उठाया जा रहा है और इसी बहाने सियासी घेरेबंदी भी की जा रही है। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच टिकट बंटवारे में भाई भतीजावाद की राजनीति को सबसे ऊपर रखा गया है। परिवारवाद की राजनीति इस कदर बिहार की सियासत में अपनी जड़ें जमाई हुई हैं, जिसे आज के पॉलिटिक्स में नजरअंदाज कर पाना नामुमकिन सा हो गया है। खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप, विशेष भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि खास शो है, नाम है वंश। और वंश में आज हम आपको एक ऐसे नेता की कहानी बताएंगे जिनका दखल ना सिर्फ बिहार और दिल्ली की राजनीति में रहा, बल्कि वो बिहार की राजनीति की उस त्रिमूर्ति में से एक थे जिनके इर्द गिर्द बिहार की जो सत्ता थी घूमती थी। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी सियासी जमीन को इतना मजबूत कर दिया कि आज उनका परिवार देश के उन चुनिंदा परिवारों में गिना जाता है जिसने देश को सबसे ज्यादा सांसद दिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कि नेता, नीति, नियत, ये संविधान का प्रियम्बुल पढ़िए। भारतीय राजनीति का मौसम वैज्ञानिक, सियासत का वो खिलाड़ी जिनके नाम दर्ज हैं कई रिकॉर्ड। एक तरफ से जो गरीब लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, गरीब लोग हैं, उनको राजनीतिक आजादी मिल गई है। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का अनुभव, लेकिन उनको आर्थिक और सामाजिक आजादी नहीं मिली है। जो सबसे नीचे है उसको गिरने का भय नहीं होता है। हर सरकार में बरकरार रहा दबदबा। आज भी हमारा सियासत है चिराग पासवान। रामविलास पासवान भारतीय राजनीति का वो चेहरा जिनके नाम पर कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीतने वाले सांसद से लेकर सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री के कार्यकाल में काम करने वाले मंत्री तक का। रामविलास पासवान वो नेता थे जिन्हें भारतीय राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। चुनावी स्ट्रेटेजी बनाने में माहिर रामविलास पासवान को भले ही 6 प्रधानमंत्री के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन वंशवाद की सियासत से वो भी अछूते नहीं रहे। रामविलास पासवान सियासत के वो माहिर खिलाड़ी थे जिन्होंने बिहार के खगड़िया से निकलकर दिल्ली के लुटियंस जोन में ऐसी धाक जमाई कि केंद्र में सत्ता चाहे किसी भी पार्टी की हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, पर उन्हें कोई डिगा नहीं पाया। बल्कि उनकी राजनीतिक सूझबूझ ऐसी थी कि केंद्र में किसी की भी सरकार हो, उनके लिए एक मंत्रालय रिजर्व होता था। अब इसे उनकी दूरदर्शिता कहें या फिर राजनीति को समझने की परख। पांच जुलाई 1946 को खगड़िया जिले के सहरबन्नी गांव में जन्मे रामविलास पासवान बचपन से ही जुझारू किस्म के थे। भले ही उनका बचपन बुनियादी सुविधाओं के अभाव में बीता हो, लेकिन उन्होंने अपना भविष्य खुद तय किया। 1969 में रामविलास पासवान का सिलेक्शन बिहार पुलिस में डीएसपी के पद पर हुआ था, लेकिन ज्वाइन करने से पहले ही उन पर राजनीति का ऐसा भूत सवार हुआ कि उन्होंने पुलिस की नौकरी को छोड़ राजनीति को अपना करियर बनाने का ही ठान लिया। कि नेता, नीति, नियत, ये संविधान का प्रियम्बुल पढ़िए। 10 है इसकी आत्मा है। पहला है सॉवरेनिटी, दूसरा है सोशल रिपब्लिक, तीसरा है डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, जस्टिस, इंडिविजुअल राइट्स, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। ये है हमारा 10 क्या कहते हैं कि हमारा जो है ये बिंदु है। 10 क्या कहते हैं कि हमारी आत्मा है। उन दिनों रामविलास पासवान संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं के संपर्क में आए। रामविलास शुरू से ही दलितों के हित की बात किया करते थे।
ऐसे में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं ने 1969 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें अलौली सीट से टिकट देकर मैदान में उतार दिया। किस्मत ने रामविलास पासवान का साथ दिया और पहली ही बार में वो चुनाव जीत भी गए। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते गए और देखते देखते बिहार के सबसे बड़े दलित नेता बन गए। एक तरफ से जो गरीब लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, गरीब लोग हैं, उनको राजनीतिक आजादी मिल गई है, लेकिन उनको आर्थिक और सामाजिक आजादी नहीं मिली है। और उन्होंने कहा था कि यदि आर्थिक और सामाजिक अधिकार उनको नहीं मिला तो ये वो तबका है जो है संविधान को नष्ट भी कर सकता है। 1975 आते आते देश में मौजूदा इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जेपी ने आंदोलन शुरू किया। रामविलास पासवान पर जेपी का गहरा असर पड़ा था। ऐसे में वो सोशलिस्ट पार्टी छोड़कर जेपी के आंदोलन में शामिल हो गए। इस दौरान वो कई महीनों तक जेल में भी रहे। जनता पार्टी ने पासवान के संघर्ष को देखते हुए उन्हें हाजीपुर सीट से लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया, जिसमें रामविलास पासवान ने जीत का ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। दरअसल इस चुनाव में रामविलास को 89.3% वोट मिले और वो 42 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर लोकसभा पहुंच गए। तो अंग्रेजी में कहावत है कि दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल, जो सबसे नीचे है उसको गिरने का भय नहीं होता है। इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे, सरकार से भी कहना चाहेंगे कि सर आप एक आंख में करुणा रखिए लेकिन दूसरे आंख में ज्वाला रखिए। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से राजनीतिक पारी शुरू करने वाले रामविलास पासवान ने साल 2000 में खुद की पार्टी बनाई, लोक जनशक्ति पार्टी। पार्टी का नाम भले ही उन्होंने लोक जनशक्ति रखा हो, लेकिन ये पूरी तरह से एक पारिवारिक पार्टी बनकर रह गई। और रही सही कसर तब पूरी हो गई जब उन्होंने साल 2014 के चुनाव से पहले अपने बेटे चिराग पासवान को राजनीति में ग्रैंड एंट्री दिलवा दी। हमारा विरासत है चिराग पासवान, संस्कार पात्र हमारा संस्कार चिराग पासवान है। पिता राजनीति के मास्टर थे तो उम्मीद थी कि बेटा भी पिता के नक्शे कदम पर चलेगा, लेकिन लंबी कदकाठी और दमदार पर्सनालिटी वाले चिराग को दोस्तों ने कह दिया कि तुम्हें तो राजनीति नहीं बल्कि फिल्मों में काम करना चाहिए। ऐसे में चिराग ने राजनीतिक गलियारे को छोड़कर मुंबई का रुख कर लिया। तो चिराग पासवान दोस्तों की बातों में आकर मुंबई तो चले गए, लेकिन कंगना रनौत के साथ आई उनकी पहली फिल्म पूरी तरह से पिट गई और इसी के साथ उनका माया नगरी से मोह भी भंग हो गया। फिल्म फ्लॉप होने के बाद चिराग पासवान दिल्ली पहुंच गए, अपने पिता के साथ राजनीति की बारीकियां सीखने लगे। हालांकि राजनीतिक परिवार से होने के कारण सियासत उनके लिए बिल्कुल नई बात नहीं थी और यही वजह थी कि राजनीति में उतरते ही उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसने यह साबित कर दिया कि वो भी पिता की तरह राजनीति में लंबी पारी खेलने आए हैं। चिराग का फिल्मी सफर ज्यादा लंबा नहीं चला, या फिर ये कहें कि वक्त रहते उन्हें ये समझ आ गया कि फिल्मों में काम करना उनके वश की बात नहीं। साल 2010 में कंगना रनौत के साथ आई चिराग की फिल्म मिले ना मिले हम, बुरी तरह से ये फिल्म फ्लॉप हो गई, जिसके बाद चिराग ने माया नगरी को हमेशा के लिए बाय बाय कह दिया और लौट कर आ गए पिता की राजनीतिक विरासत संभालने दिल्ली। चिराग पासवान जब तक जिएगा, जब तक मेरे शरीर में लहू का एक भी कतरा रहेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों के समर्थन करूंगा। पिता रामविलास पासवान सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी थे और जिस तरह वो राजनीतिक मौसम को भांप लेते थे, उसी तरह उन्होंने बेटे के भविष्य को भी भांप लिया था। चिराग को राजनीति में एंट्री बड़ी ही आसानी से मिली। हालांकि चिराग पासवान भी राजनीति में लंबी रेस का घोड़ा है, ये उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री के साथ ही साबित कर दिया और 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले पिता को एनडीए में शामिल होने का सुझाव दे दिया और उनका ये फैसला सही साबित हुआ। बात सही है कि कहीं उम्मीद दिखती है रामविलास में
और अब इस बार यदि केंद्र में सरकार फिर जो जैसा है कि 400 के पार और फिर मोदी सरकार यदि यही रिपीट होता है, यदि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिलता है तो चिराग को अवसर मिलेगा, यदि वो फिर भी लोकसभा जाते हैं तो इसलिए चिराग की अहमियत है। और यंग आदमी जब चुनाव राजनीति में आ जाता है तो सचमुच उसका सफर लंबे रेस के घोड़े हो जाते हैं। चिराग पासवान के एनडीए में शामिल होने के फैसले ने ये साबित कर दिया कि भले ही बॉलीवुड में उनका सिक्का ना चला हो, लेकिन राजनीति में वो पिता की तरह लंबी पारी खेलने वाले हैं। चिराग पासवान 2014 और फिर 2019 में बिहार की जमुई लोकसभा सीट से लगातार 2 बार चुनकर लोकसभा पहुंचे। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि हाजीपुर रही है सर। बिहार के हर एक जिले में घुमाओ और वो मेरे विश्वास को बढ़ाता है। आज बिहार के युवा, देश भर के युवा सर, देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए देखना चाहते हैं। 2047 में हमारे देश को एक विकसित देश के तौर पर देखना चाहते हैं। करीब 6 दशक से राजनीति कर रहे रामविलास पासवान ने अपने बेटे को न सिर्फ राजनीति में लॉन्च किया, बल्कि एक वक्त ऐसा भी आया जब पार्टी के महत्वपूर्ण फैसलों में उनका भी दखल होने लगा। हालांकि चिराग पासवान से पहले रामविलास पासवान ने अपने परिवार के कई लोगों की राजनीति में एंट्री करवाई। आज के समय में पासवान फैमिली के कई सदस्य राजनीति में एक्टिव हैं। रामविलास पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री। रामविलास पासवान ने 2 शादियां की। पहली पत्नी राजकुमारी देवी और दूसरी पत्नी रीना पासवान। राजकुमारी देवी से 2 बेटी हुई, पहली आशा पासवान और दूसरी उषा पासवान। आशा पासवान की शादी साधु पासवान से हुई, जो कि आरजेडी के नेता हैं। दूसरी पत्नी रीना पासवान से 2 बच्चे हुए, चिराग पासवान और निशा पासवान। निशा पासवान की शादी अरुण भारती से हुई, जो कि इस बार जमुई सीट से एलजेपीआर के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाई पशुपति पारस पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। स्वर्गीय रामचंद्र पासवान पूर्व सांसद रह चुके हैं। प्रिंस पासवान रामचंद्र पासवान के बेटे हैं और फिलहाल समस्तीपुर सीट से सांसद हैं। मृणाल पासवान, जो कि रामविलास पासवान के दामाद हैं। रामविलास पासवान के बड़े दामाद भी राजनीति में हैं, लेकिन फिलहाल वो आरजेडी के साथ हैं। हालांकि 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद भाई भतीजावाद की पॉलिटिक्स में ऐसी फूट पड़ी कि न सिर्फ पार्टी 2 टुकड़ों में बंट गई, बल्कि पारिवारिक स्तर पर भी मनमुटाव साफ तौर पर देखा जाने लगा। देखिए, चुनौतियों से ना मैं कभी डरा हूं ना घबराया हूं। मैंने हमेशा हर चुनौती का डटकर सामना किया है, इसीलिए आज मैं यहाँ पर मौजूद हूं। नहीं करता तो परिस्थितियों ने तो मुझे समाप्त करने का प्रयास किया ही था। जब अच्छे ढंग से बिहार का शासन चल रहा था, संगठन का काम हो रहा था, फिर कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि चिराग पासवान जी गैर कानूनी ढंग से हमको अध्यक्ष पद से हटा दिए, जबकि अध्यक्ष पद से हटाने का उनको कोई अधिकार नहीं था। उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन फोर्सली उसने जो है सो हमसे अध्यक्ष पद ले लिया। क्यों? क्या इसका कारण है? खाली इतना ही बात चिराग पासवान से पूछिए। दरअसल पशुपति कुमार पारस शुरू से ही अपने बड़े भाई रामविलास पासवान के साथ कदम कदम पर खड़े रहे, लेकिन रामविलास के निधन के बाद उनकी विरासत का उत्तराधिकारी बनने को लेकर परिवार में बड़ी फूट पड़ गई और चाचा पशुपति पारस बगावत कर अलग हो गए। चिराग पासवान को छोड़कर पार्टी के तमाम सांसद पशुपति के साथ चले गए। जितने वार करने हैं चिराग पासवान के सीने पे कीजिए, पर पीठ पीछे बातें करना आपको शोभा नहीं देता। इन तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी चिराग पासवान को नजरअंदाज करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। तो चिराग पासवान ने साबित किया अपने को कि पिता के नहीं रहने के बाद भी नेतृत्व की क्षमता हम में है, हम अपने को प्रूफ कर सकते हैं और प्रूफ करके दिखाया, परिणाम सबके सामने है। इसलिए चिराग पासवान ने जो बिहार की जमीन को सींचा, उर्वर बनाया और उसकी वजह से जो फीडबैक गया,
ये एक राजनेता के तौर पर चिराग पासवान ने अपनी मेहनत के बदौलत, कोशिश के बदौलत और जनता के विश्वास और भरोसे की बदौलत जगह बनाई। इसको कहने में कहीं किसी को कोई ये दिक्कत नहीं होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। भले ही चाचा ने बगावत कर पार्टी को 2 टुकड़ों में बांट दिया, लेकिन पिता की विरासत पर बेटे का हक होता है। ये तब साबित हुई जब 2024 चुनाव से पहले बीजेपी ने पशुपति पारस को दरकिनार कर रामविलास पासवान के बेटे चिराग को एनडीए में शामिल कर दिया और चुनावी अखाड़े में उतरने का ऐलान कर दिया। रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान ने जिस तरीके से उनकी विरासत को संभाला, उसके बाद उनके निधन के बाद जिन परिस्थितियों में गुजरकर उन्होंने पार्टी को संभाला, यह साबित हो गया कि चिराग ही पिता की विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि अपने पिता की तरह वो भी परिवारवाद की राजनीति करने के आरोप से खुद को बचा नहीं पाए। एलजेपी में भाई भतीजावाद किस कदर हावी है, इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि रामविलास जितनी भी लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ते थे, उसमें से ज्यादातर सीटों पर उनके परिवार के ही लोगों को मैदान में उतारा जाता था। इसे और अच्छे से समझने के लिए 2019 के चुनावी गणित को समझना भी जरूरी है। 2019 में एलजेपी बिहार में 6 सीट पर चुनाव लड़ी। 3 सीट पर परिवार के सदस्य को उतारा गया। हाजीपुर से भाई पशुपति कुमार पारस मैदान में उतरे। जमुई से खुद चिराग पासवान को लड़ाया गया। समस्तीपुर से भाई रामचंद्र पासवान को टिकट मिला। यानी कि 6 सीटों में से 3 पर तो परिवार के सदस्यों का ही कब्जा था, मतलब 50% सीट फैमिली के पास ही रही। हालांकि रामचंद्र पासवान के निधन के बाद पहली बार उनके बेटे प्रिंस पासवान को उपचुनाव में समस्तीपुर सीट से उतार दिया गया, जहां से जीतकर वो पहली बार संसद पहुंचे। इस सीट से प्रिंस पासवान के पिता और रामविलास पासवान के भाई रामचंद्र पासवान सांसद रहे थे। इसके अलावा रामविलास पासवान खुद बीजेपी के कोटे से राज्यसभा सदस्य चुने गए और हमेशा की तरह उनका केंद्र की सत्ता में दबदबा बरकरार रहा। रामविलास पासवान ने हमेशा दलितों और पिछड़ों की राजनीति की। दलित राजनीति की वजह से वो न सिर्फ बिहार में बल्कि देश में दलितों का एक बड़ा नेता माने जाते थे। लेकिन दलितों की पैरवी करने वाले रामविलास पासवान पर हमेशा भाई भतीजावाद की राजनीति करने का आरोप लगता रहा और यही आरोप अब चिराग पासवान पर भी लग रहा है, क्योंकि जमुई सीट छोड़कर पिता की परंपरागत सीट हाजीपुर से ताल ठोक रहे चिराग ने भी जमुई में किसी लोकल कैंडिडेट को टिकट देने की बजाय अपने बहनोई अरुण भारती को मैदान में उतार दिया। नीति आयोग की रिपोर्ट में 99 पायदान पर जमुई था। मैंने अपने पहले कार्यकाल में जमुई को 99 पायदान से 9वें पायदान पर लाकर खड़ा करने का मौका। रामविलास पासवान और एलजेपी की धमक भले ही पटना से लेकर दिल्ली तक रही हो, लेकिन परिवारवाद और भाई भतीजावाद हमेशा से ही पार्टी पर हावी रहा और पार्टी के टूटने की वजह भी चाचा और भतीजे की पार्टी पर वर्चस्व की लड़ाई ही थी। आज की तारीख में चाचा और भतीजे के बीच रामविलास पासवान के राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी बनने की लड़ाई चल रही है। लेकिन इन तमाम झगड़े के बावजूद रामविलास पासवान के परिवार के सियासी रसूख को दरकिनार करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं है।